डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट 2 से संबंधित है। इसके पहले जो वीडियो था वो बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 से संबंधित था, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को डिस्कस किए थे, जो कि आपके कंपटीशन की दृष्टि से और सेमेस्टर पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आइए उसी सीरीज़ का पार्ट 2 देखा जाए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि शुद्ध धारिता परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो शुद्ध धारिता परिपथ को हम लोग कहते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आपका जो कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और फेजर डायग्राम उसका कुछ इस प्रकार से बनता है। आप देख सकते हैं कि अगर शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट होगा तो करंट हमारा लीड करेगा, अब वोल्टेज लैग करेगा। वोल्टेज यहाँ होगा, करंट यहाँ होगा, और दोनों के बीच जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। अब दोनों के बीच जो एंगल है उसी का कास मान हमारा क्या कहलाता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कहलाता है। तो cos 90 और cos 90 की जो वैल्यू होती है वह होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि शुद्ध धारिता परिपथ का शक्ति गुणांक जो होगा वह 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपसे यहाँ पे यह भी पूछ सकता है कि पावर डिसिपेटेड, जो पावर डिसिपेटेड होता है वह P = VI cos phi होता है। cos phi, चूंकि cos phi हमारा पावर फैक्टर है और प्योर कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है, इसलिए P का भी मान क्या हो जाएगा? P = VI cos phi 0 है, इसलिए P = 0। तो आपसे P भी पूछ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कैपेसिटर विरोध करता है। कैपेसिटर यानी कंडेंसर किसका विरोध करता है? ऑप्शन ए है धारा परिवर्तन का, ऑप्शन बी है वोल्टेज परिवर्तन का, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि एक कैपेसिटर जो होता है वह धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सी फैरेड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, कुल धारिता क्या होगी? जो इसके लास्ट वीडियो था, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि कैपेसिटर या कंडेंसर को सीरीज या पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर के विपरीत फार्मूला लगता है। जो रेजिस्टेंस का अगर सीरीज में जो फार्मूला होगा वह कैपेसिटर का पैरेलल का फार्मूला हो जाएगा, और जो रजिस्टर का हमारा पैरेलल का फार्मूला होता है वह कैपेसिटर के लिए सीरीज का फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी फैरेड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी टोटल जो धारिता होगी CT = C1 + C2, और दोनों C1 C2 दोनों समान है, तो C + C करेंगे या 2C के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए है C, ऑप्शन बी है C/2, ऑप्शन सी है C², और ऑप्शन डी है 2C। तो डी इज द राइट आंसर, यह 2C के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश, या कह सकते हैं कि एक मूविंग चार्ज है। एक मूविंग चार्ज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है। अब उस मूविंग चार्ज के कारण कौन सा फील्ड उत्पन्न हो रहा है? क्या वैद्युतिक फील्ड होगा, या मैग्नेटिक फील्ड होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक मूविंग पार्टिकल या मूविंग चार्ज जो उत्पन्न करता है वह आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, जिसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? पूछ रहा है कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित, और ऑप्शन डी है 0। तो पदार्थ का जो कह सकते हैं परावैद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं किसी भी अचालक पदार्थ के वोल्टेज सहन करने की क्षमता, उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर होता है, जो पोर्सिलिन मटेरियल का बना होता है, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है बहुत अधिक होता है, यानी उच्च वोल्टेज रेटिंग पर भी हमारा इंसुलेटर आसानी से कार्य कर सकता है। जो इंसुलेटर, आपको अगर इंसुलेटर से भी संबंधित वीडियो आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इंसुलेटर से संबंधित वीडियो को आप देख सकते हैं।
उसमें आपको इंसुलेटर के प्रकार और किस इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ करेंगे और किस इंसुलेटर की रेटिंग कितनी है, कितने वोल्टेज तक किस इंसुलेटर को यूज़ किया जा सकता है, ये सब सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताई गई हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो ताप बढ़ाने पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, घटता है। तो यह याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला 6 क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित करने का मतलब यह है कि जो संधारित्र होता है उसमें 2 समांतर प्लेट होते हैं, दोनों पे असमान आवेश होता है, जिसकी कुछ मोटाई होती है, उस मोटाई को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो संधारित्र की कुल धारिता का जो फार्मूला होता है वह होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट जो है वह है निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान होता है वह होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। कह रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। एक्चुअल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ होता है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 711 माइक्रोफैरड और ऑप्शन डी है इनफाइनाइट अनंत। तो जो पृथ्वी की धारिता होती है वह होता है 711 माइक्रोफैरड। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा है। तो संधारित्र में जो स्टोर एनर्जी होता है, लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि संधारित्र में जो स्टोर एनर्जी होता है वह होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए है हाफ CV, ऑप्शन बी है हाफ V स्क्वायर C, ऑप्शन सी है हाफ CV स्क्वायर और ऑप्शन डी है 0। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा C हाफ CV स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि समान धारिता के 4 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं। समान धारिता के 4 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं, तो कुल धारिता बताइए। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि जो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और रजिस्टर का जो सीरीज और पैरेलल का फार्मूला होता है जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। रजिस्टर का जो पैरेलल का फार्मूला होगा वो कैपेसिटर के केस में वो सीरीज का फार्मूला बन जाएगा, और रजिस्टर का जो सीरीज का फार्मूला होगा कैपेसिटर के केस में वह पैरेलल का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समान धारिता के 4 कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हैं तो कुल धारिता क्या होगी। तो कुल धारिता का जो फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा 1/CT इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इसको जब हम ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4/C। यह 1/CT का मान आ गया, और CT का मान क्या हो जाएगा, C/4 के बराबर। तो जो CT की वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी C/4। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देखें C, ऑप्शन बी है 4C, ऑप्शन सी है C/4 और ऑप्शन डी है 0। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा C/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लोहे का क्यूरी तापमान है। ऑप्शन ए है 1043 डिग्री केल्विन, ऑप्शन बी है 1043 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 1473 डिग्री केल्विन और ऑप्शन डी है 883 डिग्री केल्विन। तो आप इसको ऐसे समझिए कि क्यूरी तापमान क्या होता है। क्यूरी तापमान कहने का मतलब यह होता है कि कोई भी पदार्थ उस तापमान पर अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता है। फिर से इसको समझिए कि क्यूरी तापमान क्या होता है। क्यूरी तापमान को हम कह सकते हैं कि क्यूरी तापमान किसी पदार्थ के लिए वह तापमान है जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण को खो देता है, उसे हम कहते हैं क्यूरी तापमान। तो लोहे का जो क्यूरी तापमान होता है वह 883 डिग्री केल्विन होता है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 नंबर, वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है। तो चुंबकशीलता क्या होता है, परमिबिलिटी कह सकते हैं।
तो चुंबकशीलता जिसका जितना अधिक होगा वो उतना ही आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है वे पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी है अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी है लौ चुंबकीय पदार्थ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लौ चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनकी चुंबकशीलता आपका निर्वात से कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, लौ चुंबकीय पदार्थ जिसे हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं। इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहा जाता है। तो नाम से कंफ्यूज हमें नहीं होना है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही हमारा लौ चुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन अब सेकंड 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की तुलना में होती है। तो हमें पता है कि मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। तो नेचुरल मैग्नेट वह मैग्नेट होता है जो नेचर से प्राप्त होता है, जो जमीन से या कह सकते हैं पृथ्वी से प्राप्त होता है, वह नेचुरल मैग्नेट होता है जिसका शेप कुछ भी हो सकता है। और दूसरा होता है हमारा प्राकृतिक चुंबक, होता है कृत्रिम चुंबक जिसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम अपने आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमारा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आता है, विद्युत चुंबक भी आता है जो आवश्यकता पड़ने पर मैग्नेट की भांति कार्य करेगा और तभी तक मैग्नेट की भांति कार्य करेगा जब तक वह सप्लाई से जुड़ा है। सप्लाई हटा लेंगे तो वह अपने मूल अवस्था में आ जाती है। तो कह रहा है कि कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की तुलना में होती है। तो जो कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या कह सकते हैं कि चुंबकीय गुण जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वह हमारा नेचुरल मैग्नेट से बहुत अधिक होता है, इसलिए उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है कम, ऑप्शन बी है अधिक, ऑप्शन सी है बराबर, ऑप्शन डी है आधा। तो जो कृत्रिम चुंबक की क्षमता जो होती है वह प्राकृतिक चुंबक की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं। तो यह देखिए आपका यह जो क्वेश्चन है यह एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है। जैसे हमें पता है किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर अवस्था में होती है जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गति करते हैं। तो कह रहा है कि एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन ए है 10 to the power 18 से 10 to the power 21, ऑप्शन बी है 10 to the power 10 से 10 to the power 12, ऑप्शन सी है 10 to the power 5 से 10 to the power 8, ऑप्शन डी है 10 to the power 23 से 10 to the power 26। तो जो एक डोमेन में परमाणु की संख्या होती है वह होता है 10 to the power 18 से 10 to the power 21। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह बेसिक से संबंधित क्वेश्चन है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं। तो एक डोमेन में जो परमाणु की संख्या होती है 10 to the power 18 से 10 to the power 21 या कह सकते हैं कि 10 की घात 18 से 10 की घात 21 तक परमाणु की संख्या होती है एक डोमेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ट्रांसफार्मर में कोर बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर जो बना होता है वह हमें बताना है कि किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है जस्ता जिसे जिंक कहते हैं, ऑप्शन बी है चांदी जिसे सिल्वर कहते हैं, ऑप्शन सी आपका कॉपर जिसे तांबा कहते हैं और ऑप्शन डी इस्पात जिसे हम स्टील कहते हैं। जो ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर, वह इस्पात का बना होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सही संबंध है। अब हमें सही संबंध सही रिलेशन बताना है B/A में, जहां B क्या है, B हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फाई जो है यह हमारा फ्लक्स होता है, जो ए है यह एरिया होता है। तीनों में क्या संबंध है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी होता है वह फाई अपान ए होता है। ठीक है, बी जो होता है वह फाई अपान ए होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो डेफिनेशन होता है हम कह सकते हैं कि फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसी भी चुंबकीय परिपथ में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हम कहते हैं। तो जो बी फाई ए में जो संबंध होता है वह होता है बी इज इक्वल टू फाई अपान ए। तो ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए है फाई इज इक्वल टू वी अपान ए, ऑप्शन बी है बी इज इक्वल टू फाई इंटू ए, ऑप्शन सी है बी इज इक्वल टू फाई अपान ए और ऑप्शन डी है ए इज इक्वल टू बी इंटू
फाई, ए इज इक्वल टू बी इंटू फाई। तो जहाँ बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए क्या है एरिया और फाई क्या है फ्लक्स। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, जो बी इज इक्वल टू फाई अपान ए के बराबर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से या कंपटीशन के पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। इसमें आपको बेसिक साइंस से भी कह सकते हैं कि बेसिक साइंस का भी कुछ पार्ट होता है, जो कैपेसिटर, कंडेंसर और इंडक्टर, ये सब चीज़ें हम लोग, या कह सकते हैं कि कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी है, सब हम बेसिक साइंस में भी पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।